बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो समर वेकेशन में से फिर पहला लेक्चर जो कि उसी उसी टॉपिक से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने फिर लीव किया था। तो वो ज़रा शुरू से हम थोड़ा सा रिव्यू लेके तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उनमें से जो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने कहा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हैं, उनमें से एक एग्जांपल हमने जीन थेरेपी की फॉर्म में जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है या जीन की इंसर्शन कहलाती है या जीन की रिपेयरिंग कहलाती है, वो हमने यूज़ किया है। एंड नाउ द सेकंड एग्जांपल इज इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स। ये जो एग्जांपल है वो हमारी जेनेटिक डीएनए या आरएनए को इंसर्ट करने की एक टेक्निक थी। दिस वन इज एक्चुअली अ प्रोटीन इंसर्शन टेक्निक और प्रोटीन बेस्ड टेक्निक। तो ये एक्सटर्नली ये हम इन विट्रो नॉर्मली यूज करते हैं, तो इन विट्रो प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। इमोबिलाइज्ड से मुराद, हम इमोबिलाइज्ड इज एक्चुअली मोबिलाइज्ड का एंटोनम है, कह लें कि जो चीज़ मूव ना कर सके। मोबाइल मूव करना, तो इमोबिलाइज जो मूव ना कर सके। तो इंजाइम्स हमारी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को अगर हम किसी जगह ऐसी जगह कर दें जो कि वो मूव ना कर सकें तो वो इमोबिलाइज होगा। तो कमिंग टू फर्स्ट इंजाइम्स। इंजाइम्स जो हमने पढ़े हुए हैं, इंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स, और इनका पर्पस ये होता है कि ये बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना है इन अ लिविंग सेल, तो उस लिविंग सेल के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने में ये इंजाइम्स हेल्प करते हैं। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स उसको हेल्प करते हैं। अगर हम इन इंजाइम्स को उन केमिकल रिएक्शन से निकाल दें तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि वो प्रोसेस एक्चुअली मिलियन ऑफ ईयर्स लेगा टू प्रोसीड, जो कि हमारा बॉडी में इंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से वो मिलियन ऑफ टाइम्स, सेवरल मैग्नीट्यूड्स, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स, वो उसका रिएक्शन रेट इंक्रीज एक्सेलरेट कर देता है। तो अगर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो फिर हमारी बॉडी कैपेबल है कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को मेटाबोलाइज करके उसका एनाबॉलिक प्रोसेस भी रन करके वो बॉडी का पार्ट भी बना देती है। लेकिन अगर इंजाइम ना हो तो ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो इतने स्लो हो जाएं। फॉर एग्जांपल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है, या डीएनए की एक कॉपी जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वही इतना स्लो हो कि वो कोई एक सेल से दूसरा सेल ही ना बने ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम ड्यूरेशन। तो इसलिए ये उनकी इसको एक्सेलरेट करने के लिए यूज होते हैं इंजाइम्स। अच्छा, इंजाइम जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि वो जब भी यूज होते हैं तो वो एज सच रिकवरेबल होते हैं। तो सोल्यूशन में से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो जब एक रिएक्टेंट्स उनके साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्यूशन में से इंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे मूव कर देती हैं। दूसरा, इंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इंजाइम्स की इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है कि इनका एक प्रॉपर शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है। उसी शेप और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये रिएक्टेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर ये उसके साथ मैच नहीं करते तो फिर ये उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैचिंग इंजाइम ही उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये एज सच रिकवर हो जाता है। तो हाई स्पेसिफिसिटी है और इन मॉडिफाई नहीं होते ड्यूरिंग एनी रिएक्शन। तो जब ये मॉडिफाई नहीं होते तो वैसे का वैसे रहता है और अगला रिएक्टेंट के साथ भी अटैच करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए इनको अगर हम एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना चाहें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। यानी कि हम कहेंगे एक इंजाइम हमने डाल दिया किसी प्रिपरेशन में और उसने उसको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज को हमने हाइड्रोलाइज कर दिया फ्रॉम मिल्क, तो हमने उसमें एक इंजाइम ऐड कर दिया है। इंजाइम ऐड करने से लैक्टोज हाइड्रोलाइज हो गया, अब वो दूध में नहीं रहा। तो वो पर्सन जिसकी बॉडी में लैक्टोज हाइड्रोजिनेज इंजाइम की डेफिशिएंसी है, नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो जब वो उस मिल्क को लेता था पहले जिसमें मिल्क लैक्टोज होता था, तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। अब वो इसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता होगा क्योंकि हमने पहले ही लैक्टोज को उस इंजाइम से मेटाबोलाइज कर दिया। और अगर हम ये जो इंजाइम यूज कर रहे थे लैक्टोज को, जो सोल्यूशन में ही चला जाए तो ये तो वेस्ट है, और इंजाइम जो है आगे जाके बॉडी में पता नहीं क्या नई जगह पे जाके एक्ट करे और क्या साइड इफेक्ट देना शुरू कर दे। तो उनको रिकवर करना जरूरी है। और अगर हम उनको रिकवर कर लें, एक दफा रिएक्ट करवाएं और उस सोल्यूशन में से हम निकाल लें उनको, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो जाएगा जिसमें हम इंजाइम को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं।
अच्छा, तो अब जरा इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम्स क्योंकि सोल्यूशन में होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ, और उनको इन विट्रो, अगर हम ये बॉडी कर रही है तो बॉडी में तो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है, इन विट्रो अगर हम उनको सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वो बहुत डिफिकल्ट है या नियरली इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाईली डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अगर हम उनको किसी एक ऐसी चीज के साथ अटैच कर दें, किसी ऐसे रिएक्टर के साथ अटैच कर दें, किसी ऐसी सपोर्ट के साथ अटैच कर दें कि वो प्रोडक्ट्स के साथ आगे सोल्यूशन में मूव ना कर सके, यानी कि वो हमने रिएक्टेंट्स के साथ उनको ऐड किया किसी एक सपोर्ट में, और हम वो वहीं पे अटैच रहे, और उसके ऊपर से रिएक्टेंट गुजर गया, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट्स वहां से पास आउट हो गई, लेकिन एंजाइम वहीं का वहीं रहा। तो इस तरह से हम उनको वहां से एंजाइम को रिकवर भी कर सकेंगे। तो इस टर्म को, जिसमें हमने उनको सोल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट्स के साथ मूव करने से रोक दिया कि वो प्रोडक्ट के साथ बह सके, वो रुक जाए, वो उसी जगह पे रह जाए, इसको हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं, या इसको हम स्टेशनरी कहते हैं, स्टेशनरी कर देना एक एंजाइम को। तो ये फिर टर्म इमोबिलाइजेशन कहलाती है। तो it means what is immobilized enzyme? Immobilized enzyme is an enzyme which is physically attached to a sport. A sport that is solid, we can actually separate it from a solution, or we can hold it. A holding sport is actually attached to a enzyme, and on that sport, on the basis of that sport, we can actually recover the enzyme. So whenever a substrate will be passed over the enzyme which have been attached to a sport, it will be converted to products. And if we separate the sport from the solution, the actually link through which we have attached the enzyme, then we can separate the enzyme also from the solution. So it will be a cost-effective method, and we can use that enzyme for a next reaction also. So what are actually concluding benefits of the enzyme? Immobilizing an enzyme. The first ever जो मैंने आपको अभी समझाया है वो है कि we can use a single enzyme repetitively, or we can use it for a multiple processes. Not it will not be actually wasted, or it will not be actually converted to any other form. So it will be stabilized when it is attached to a sport. So it will be used repetitively. Secondly, if a reaction is going to be proceed and it is proceeding at a tremendous amount, or it is not producing at your designed rate, it is giving a products at a higher rate, or the unwanted products are being prepared from that enzyme system. So we can stop that reaction by actually removing that sport at which the enzyme is attached. So you can stop, or you can start a reaction immediately by adding or by removing an enzyme from the removing an enzyme from the solution. तो प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है the enzymes will be stabilized because they are attached to a sport, and they will be stabilized by way of some processes, means जो कि हम नॉर्मली फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, उनमें से उसको बाइंड किया जा सकता है बाइंडिंग से, और इंट्रैप किया जा सकता है, उसको इंट्रैप किया जा सकता है तो इंट्रैपमेंट से। तो ये एंजाइम जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, मोर स्टेबिलिटी आ जाती है इनमें। तो प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट नहीं होती विद द एंजाइम, तो इसलिए ये फिर फूड इंडस्ट्री में हम इसको स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर सकें एंजाइम्स की प्रेजेंस से, और एंजाइम को हम फिर सेपरेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन में। मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन में हमने नॉर्मली कुछ बातों का ख्याल रखना है जब भी हमने इमोबिलाइजेशन करनी है एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है, और जो हमारा मेथड है वो हमारा ऐसा मेथड है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो लॉस भी कर सकता है, इसलिए हमें एंजाइम को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि वो उसकी एक्टिविटी
प्रोटेक्टेड रहे, वो अपनी एक्टिविटी को लॉस ना करे। तो इमोबिलाइजेशन के लिए एंजाइम को जब हमने किसी एक सरफेस के साथ फिर अटैच करना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको उस सरफेस के साथ अटैच करें और उस साइड ऑफ द एंजाइम के साथ अटैच करें जिस साइड ऑफ एंजाइम ने रिएक्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है तो वो उसकी ये शेप है और ये उसकी बैक है, यहाँ पे उसकी बैक है और ये उसका फ्रंट है। तो अगर हम सपोर्ट इधर लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से तो रिएक्टेंट ने आके मिलना था और उसने फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। तो अब यहाँ पे सपोर्ट लग जाएगी तो इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस करना कहलाएगा। अगर हम सपोर्ट बैक पे लगाएंगे, यहाँ पे हम सपोर्ट लगाएंगे जिससे हम ये लंबी सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल लगी है और इससे हम इसको हटा सके, तो ये एक्टिव साइट पे बाइंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमें इमोबिलाइजेशन करते हुए बड़ा ख्याल रखना है कि हम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें और कोई भी ऐसी केमिकल चेंज उसकी एक्टिव साइट में ना आए जिससे उसकी ये फॉर एग्जाम्पल शेप है तो ये शेप इस तरह ना हो जाए, ये शेप इस तरह ना हो जाए, इसमें कोई चेंज ना आ जाए, इसमें कोई चेंज ना आए। यानी ये यहाँ है तो ये आफ्टर बाइंडिंग या आफ्टर इमोबिलाइजिंग भी उसी तरह से ही एग्जिस्ट करे, तो ये ज़रूरी है। तो इसका मतलब है हमें जब एंजाइम को किसी एक सपोर्ट के साथ अटैच करना है तो हमें उसको बहुत ही कम डैमेज प्रोवाइड करना है, यानी कि हम क्योंकि रिएक्शन ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम यही काम कर सकते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं उसका। तो रिएक्शन अगर हम प्रोसीड कराएं तो वो रिएक्शन में उस एंजाइम को, प्रोटीन को लीस्ट डैमेज होना चाहिए, कम से कम डैमेज होना चाहिए। तो फिर वो हमारा प्रोसेस भी जिसमें हम उसको फिर यूज़ करेंगे एज अ एंजाइम टू चेंज द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, उसके लिए फिर ये सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, फिर किस चीज़ का बारे में इन लोग होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम की एक्टिव साइड किस साइड पे है और एक्टिव साइड जो है उसमें उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो उसके साथ सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है उसका साइज क्या होता है, वो कितने साइज का एक सबस्ट्रेट अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है तो इसके साथ एक सबस्ट्रेट लगता है जो यहाँ पे तो घुस जाता है और उसके बाद इतना कवर भी कर लेता है, इतना वो ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर भी है उसका एक सबस्ट्रेट का। तो इसका मतलब उसको इसके दरमियान और इसके दरमियान गैप भी चाहिए, जितना ये ऊपर से ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है इस एंजाइम के साथ, एक सबस्ट्रेट फिट यहाँ हो रहा है लेकिन वो सबस्ट्रेट इस तरह से इतना बड़े साइज का है, तो वो उसको जगह भी चाहिए इस एंजाइम को। अगर हम जो दूसरा एंजाइम यहाँ पे जोड़ दिया है इसके साथ ऐसे, तो जो ग्रुप लगेगा वो फिर इसको भी हाइड कर देगा, ऊपर वाले के साथ हाइड हो जाएगा। अगर वो फिटिंग था कि वो इसने यहाँ तक आगे फिट होना था तो वो फिट भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हमें एक गुड कंसिडरेबल नॉलेज रिक्वायर्ड है कि हम एक्टिव साइट के बारे में नॉलेज रखें कि वो एक्टिव साइट कैसी है और व्हाट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट्स आर एक्चुअली अटैचिंग टू दिस एक्टिव साइट। तो हमें पता होता है कि एंजाइम ने क्या एक्टिविटी करनी है, तो हमें फिर उसके सबस्ट्रेट का भी पता होता है, तो हमें उसी हिसाब से फिर एंजाइम को इमोबिलाइज भी करना है। तो नॉर्मली फिर हमें एक एंजाइम और दूसरे एंजाइम के दरमियान गैप भी रखना पड़ता है। तो जो गैप हम एंजाइम्स के दरमियान रखते हैं, दो एंजाइम्स को जब हम किसी एक सपोर्ट के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम उसकी बैकबोन भी कहते हैं, सपोर्ट या बैकबोन, उसके साथ जब हम अटैच करते हैं तो हमें एक स्पेसिंग ग्रुप रखना पड़ता है, यानी कि वो स्पेसिंग ग्रुप पॉलीमर का। फॉर एग्जाम्पल ये हम जो स्पोर्ट साथ अटैच कर रहे हैं ये पॉलीमेरिक स्पोर्ट है, तो पॉलीमर के साथ हम फाइबर लाइक पॉलीमर है हमारे पास, हमने उसके ऊपर एंजाइम को जोड़ना है। तो वो एंजाइम को उस फाइबर के ऊपर जोड़ने के लिए एक ग्रुप दूसरे एंजाइम के साथ सेपरेटिंग ग्रुप रिक्वायर्ड है जो कि उनके दरमियान में होना चाहिए इतना। तो हमने सबस्ट्रेट्स को एवेल्युएट किया है, नॉर्मली सबस्ट्रेट इतने बड़े साइज का नहीं होता कि वो जितना कोई 6 अगर कार्बन कार्बन मालिक्यूल लगे हुए हों, 6 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों इन अ सीक्वेंस, तो वो इससे बड़ा हो। या नॉर्मली हमने देखा 3 वाले होते हैं, तो 3 वाला ऊपर लग जाए 3 वाला नीचे लग जाए तो वो दोनों फिट हो सकते हैं उसके अंदर। तो एक हमें स्पेसिंग ग्रुप अटैच करना पड़ता है बिटवीन द एंजाइम, इसको हम स्पेसर कहते हैं। स्पेसर्स हम फिर अटैच कर देते हैं, वो स्पेसर्स को तकरीबन ऑन एन एवरेज 6 मिथाइल ग्रुप की लेंथ का होना चाहिए, जितना लेंथ 6 मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं उतने उनके दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए। ये ऑन एन एवरेज है, डिफरेंट एंजाइम्स के लिए और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो तकरीबन 6 मिथाइल ग्रुप्स की सेपरेशन इनफ कंसीडर की जाती है कि वो इतनी सेपरेशन हो।
तो नॉर्मली पॉलीमर जो है वो कार्बन कार्बन चेन होती है, जो हमारे सारे पॉलीमर है जिसके ऊपर हमने एंजाइम को अटैच कराना है, तो वो 6 कार्बन कार्बन की चेन में से 6 मिथाइल ग्रुप छोड़ के आगे लगा दिया जाता है, एंजाइम अटैच करा दिया जाता है। तो ये कुछ बातें देखनी है इमोबिलाइज एंजाइम में। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया कि एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है, तो उसके ऊपर हमने ये प्रोटेक्ट किया है कि वो इतने डिस्टेंस पे होगा तो फिर वो अटैच कर सकता है। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि ये एंजाइम है और आपने अटैच किया तो वो इधर से एक्टिव साइड की तरफ से लग गया, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तो पॉलीमर तो कहीं भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, वो यहाँ भी लग सकता है, और वो बैक पे भी लग सकता है, तो इन तीनों चारों जगहों पे कहीं पे भी लग सकता है। आपने कैसे इंश्योर करना है कि ये जो साइट है ये प्रोटेक्टेड रहे, ये फ्रंट साइड जो है ये प्रोटेक्टेड रहे, ऑलवेज जो भी लगे वो बैक पे लगे, इधर भी ना लगे, यहाँ पे भी ना लगे, और यहाँ पे भी ना लगे, सामने भी ना लगे, और इधर लगे। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? तो हमने, इसका मतलब है कि हमने उस रिएक्शन को अवॉइड कराना है कि वो इस बाइंडिंग साइट के ऊपर रिएक्ट कर सके। तो हमने फिर एंजाइम को पहले ट्रीट कराना है किसी ऐसे सबस्ट्रेट के साथ जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता, वो एंजाइम का इनहिबिटर है, फॉर एग्जांपल कम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम का, लेकिन वो एंजाइम को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो इससे मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, और वो इसको चेंज, कंपेटिटिव इनहिबिटर उन्हीं को हम इनहिबिटर उनको कहते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, वो होने नहीं देते। कंपेटिटिव उनको कहते हैं जो दूसरों के साथ कंपीट करके पहले एंजाइम के साथ लग देते हैं। तो हम जब रिएक्शन करेंगे तो हम कंपेटिटिव इनहिबिटर डालेंगे तो वो जल्दी जल्दी पहले जाके एक्टिव साइट के ऊपर लग जाएगा। जब वो एक्टिव साइट के ऊपर लग जाएगा तो वो इधर से तो वो उसका स्ट्रक्चर होगा और ये ऊपर से भी कवर कर लेगा। वो प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है वो इधर से सारी साइडों से कवर, बैक से नहीं, फ्रंट से और ऊपर और नीचे से इसको कवर जरूर कर देगा। तो एक प्रोटेक्टिव ग्रुप अगर हम लगा दें सबस्ट्रेट के तौर पे इस एंजाइम के ऊपर, तो एंजाइम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ग्रुप यहाँ लग जाएगा। अब वो बाइंडिंग अगर पॉलीमर करता भी है तो वो प्रोटेक्टिव ग्रुप के ऊपर करेगा, अदर देन द बैक साइड। बैक साइड पे अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो एंजाइम के साथ करेगा, अगर वो इसके अलावा कहीं भी रिएक्ट करेगा तो वो प्रोटेक्टिव ग्रुप के साथ लगेगा। अगर हम जो कंपेटिटिव इनहिबिटर जो हमने लगाया हुआ प्रोटेक्टिव ग्रुप, इसको अब जब हम हटा देंगे, यानी हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो वो फिर यहाँ से उतर जाएगा, तो एक्टिव साइट अवेलेबल रहेगी, जो बॉन्ड यहाँ बने होंगे वो स्टेबल रहेंगे, जो इधर बने होंगे वो सारे ब्रेक कर देंगे, वो यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह हम एंजाइम की एक्टिविटी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम इमोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो इमोबिलाइजेशन करने के फिर हमारे पास कॉमनली 3 मेथड्स हैं जिनसे हम इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो एंजाइम की इमोबिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास प्रोसेस है वो कैरियर बाइंडिंग कहलाता है। तो हम एक कैरियर के साथ उनको अटैच कर देते हैं। तो वाटर इनसॉल्युबल कैरियर नॉर्मली होते हैं, जो कि हम, क्योंकि सोल्यूशन में हमने सबस्ट्रेट का सोल्यूशन होता है जिसको हमने इन एंजाइम्स के ऊपर से चला देना है, एंजाइम के ऊपर से इसको रन कर देना है और प्रोडक्ट्स आगे अटेन होती जाएंगे एंजाइम से रिएक्ट करते हुए, तो एंजाइम वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ पे हमने उनको अटैच किया हुआ है। तो ये फिर वाटर इनसॉल्युबल स्पोर्ट्स होती हैं। कुछ ऐसी वाटर इनसॉल्युबल स्पोर्ट होगी जो कि फिर एंजाइम को भी उसके साथ ट्रैवल होने देगी और वो डिसॉल्व भी नहीं होगी जब सबस्ट्रेट इसके ऊपर से गुजर के जा रहा होगा। तो अगर हम किसी वाटर इनसॉल्युबल कैरियर पॉलीमर के साथ हम उसको बाइंड करा दें एंजाइम को, तो ऐसा प्रोसेस कैरियर बाइंडिंग कहलाएगा। अच्छा, दूसरा एक प्रोसेस है, ये क्रॉस लिंकिंग कहलाता है। क्रॉस लिंकिंग हमने पॉलीमर्स में पढ़ी हुई है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि एक चेन, एक पॉलीमर की, एक मोनोमर की चेन है, एक दूसरी चेन दूसरे मोनोमर की है, ये फॉर एग्जाम्पल पैरेलल है, तो इनके दरमियान एक क्रॉस लिंकर लगा के आपस में इनको अटैच किया जा सकता है। तो ये एक चेन एक इनके दरमियान क्रॉस लिंकर लगा के जैसे स्टेयर्स के स्टेप बन जाते हैं, तो ऐसे स्टेप वाइज बना दिया जाए, ये क्रॉस लिंकिंग होती है। तो क्रॉस लिंकिंग से अब क्या मुराद है कि हम एंजाइम्स, एक एंजाइम और ये दूसरा एंजाइम, इनको आपस में अटैच करा दें, यानी कि इधर से एक लगे कैरियर और इधर अटैच कर दिया आपस में, ये दोनों के दरमियान जो लिंक बन जाएगा ये क्रॉस लिंक कहलाएगा। इन दोनों को अटैच करने के लिए कोई लिंक बन जाए वो क्रॉस लिंकर होगा। तो क्रॉस लिंकिंग से मुराद है हम इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग कर दें एंजाइम्स की बाय यूजिंग सम बायोफंक्शनल और मल्टीफंक्शनल एजेंट। ये हमने पढ़े हैं ना वहाँ पे पॉलीमराइजेशन में, उसमें हमने कहा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सकते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो, तो मल्टी फंक्शनल रीजेंट्स की बात की गई। फिर हमने जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ी है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमने कहा कि उसमें
डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे बॉन्ड होने चाहिए। तो इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि वो कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, नया रिएक्शन कैरी करने की। तो इनमें एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए या फिर मल्टी फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए या डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या एक हाइड्रोक्सिल एक अमाइनो इस तरह का होना चाहिए, एक हाइड्रोक्सिल हो एक अमाइनो हो एक कोई एसिटाइल लिंकेज हो, जो कि फंक्शनल ग्रुप है जो कि आगे रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम हम ऐसे किसी पॉलीमर से कर देंगे जिस पॉलीमर में बायोफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल, मल्टीफंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फिर इनको आपस में रिएक्ट करा लेंगे प्रोटीन को और क्रॉस लिंक हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक मेथड है इंट्रैपिंग, ये जैसे हम कोटिंग करते हैं। तो अगर हम एंजाइम्स को कोट कर दें एक किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, जो कि जेल लाइक मेम्ब्रेन हो, जेल के अंदर हम एंजाइम को इंट्रैप करा दें, तो एंजाइम का क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा और जेल का एक पोर साइज होगा, तो एंजाइम उस पोर साइज से बाहर नहीं आ सकता, उस जेल के पोर साइज से। तो जब वो एक पोर साइज से बाहर नहीं आ सकता एंजाइम, तो वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा, जेल के अंदर इंट्रैप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंट्रैपिंग। या फिर हम कहें कि हमने 4-5 एंजाइम लिए, उनके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोट कर दिया, तो अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज कैपेबल नहीं है कि वो इस एंजाइम को यहाँ से बाहर निकाले, तो इसको हम इंट्रैपमेंट कहते हैं, इंट्रैपिंग कहते हैं। तो ये 3 मेथड हम यूज करते हैं, एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनको। इनमें से पहला मेथड जो है वो कैरियर बाइंडिंग कहलाता है, सबसे ओल्डर टेक्निक है कैरियर बाइंडिंग एंजाइम की। इसमें जो कैरियर बाइंडिंग है वो डिपेंड करती है कि कौन सा आपने एक्टिविटी परफॉर्म, यानी कि कौन सा रिएक्शन आपने प्रोसीड किया है जब आपने एक कैरियर बाइंडिंग की है। तो कैरियर बाइंडिंग में रिएक्शन का होना वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक कैरियर है और उसके साथ एंजाइम को आप अटैच करा रहे हैं। तो कैरियर और एंजाइम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड किस रिएक्शन की बेस के ऊपर बन रहा है। वो एक सिंपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, ये सिंपल बॉन्ड बन सकता है, या वो उसके ऊपर केमिकली आयनिक बॉन्ड बनाए, कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाए, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ऐसा कोई बॉन्ड और बनाए, तो ये केमिकल रिएक्शन उसके साथ होगा। तो जितना भी एंजाइम बाइंड करता है और उसकी जो एक्टिविटी फिर बाद में होती है, वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपने कैरियर कैसा लिया जिसने कोई रिएक्शन प्रोसीड किया विद एंजाइम टू फॉर्म अ कैरियर बाइंडिंग। तो कैरियर की फिर सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैरियर की सिलेक्शन जो है वो फिर हम नेचर ऑफ एंजाइम, जिस तरह का एंजाइम होता है उस तरह के ही कैरियर को हम यूज करते हैं। तो एक तो हमने कहा यानी कि हाइड्रोफोबिक, नॉर्मली हम प्रोटीन जो होती हैं वो प्रोटीन्स भी हाइड्रोफिलिक कैटेगरी की नहीं है, सम बिट हाइड्रोफिलिसिटी है उनकी, वो यानी कि ट्रैवल कर सकती, कंपैटिबल होती हैं विद हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट, लेकिन वो उसमें डिजोल्व नहीं होती। तो अगर हम कहें कि हमने एक प्रोटीन ली है तो वो पहले ही लिपोफिलिक है, हम उसको एक लिपोफिलिक के साथ अटैच करेंगे तो ये उसके लिए कंपैटिबल होगा, तो वो उसकी नेचर ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो जितनी लिपोफिलिसिटी एंजाइम के उतने ही लिपोफिलिक नेचर का हम कैरियर यूज करते हैं। तो जो कैरियर बाइंडिंग की सक्सेस है वो फिर डिपेंड करेगी जब आपने एक कंपैटिबल कैरियर लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने उसका कैरियर का एक पार्टिकल साइज, जो स्पेसिफिक पार्टिकल साइज ऑफ कैरियर है वो यूज किया हुआ है। अगर स्पेसिफिक पार्टिकल साइज ऑफ द कैरियर आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि कितने कैरियर आपने कितने साइज का है उस हिसाब से उसके ऊपर एंजाइम अटैच करेंगे और आपको उससे सेपरेट करना होगा। तो कैरियर यानी कि पार्टिकल साइज ऑफ कैरियर से मुराद है कि उसकी पॉलीमर की जो कार्बन कार्बन चेन है वो कितनी लेंथ की है, वो कितना बड़ा पॉलीमर है जिसके साथ आप इसको बाइंड करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, फिर वो पॉलीमर की लेंथ के अलावा उसका कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है, यानी कि वो अगर तो रिंग पॉलीमर है, वो किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर में है जहाँ पे बहुत बड़ा एक्चुअल स्ट्रक्चर है लेकिन छोटी सी जगह पे आ जाता है, तो उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, क्योंकि वो ज्यादातर उसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड हो जाएंगे अंदर, तो वो एंजाइम को अटैच नहीं करवा सकेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कैरियर भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग चेन होनी चाहिए, ऐसा कैरियर हो जो लॉन्ग चेन हो, पार्टिकल साइज इतना हो कि वो कम से कम कोई 10-12 एंजाइम्स को अपने साथ अटैच कर सके एक कैरियर, और सरफेस एरिया इतना अवेलेबल हो कि वो जो 10-12 हमने अटैच करने हैं कैरियर के ऊपर वो उनको जगह अवेलेबल हो रिएक्ट करने के लिए, और इतने स्पेसिंग ग्रुप भी उसमें
बनना शुरू हो जाए। अच्छा, तीसरा, जब भी आप कैरियर बाइंडिंग करती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो हैं इनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स भी होते हैं, तो जब भी आप किसी कैरियर को सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर लाजमी हाइड्रोफिलिक और टू हाइड्रोफोबिक रेशो जो एंजाइम की होती है, उसी तरह से आप हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफोबिक रेशो आप कंसिडर करते हैं अपने कैरियर की भी। तो मोलर रेशो ऑफ हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हम दोनों की कैलकुलेट करते हैं, इधर से एंजाइम की भी कैलकुलेट करते हैं और इसी तरह से हम उधर से पॉलीमर की भी करते हैं, क्योंकि एंजाइम में जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जब भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। तो जब एक फंक्शनल ग्रुप इधर से रिएक्ट करता है तो आगे भी उसी तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा जो उसके साथ कंपैटिबल होगा, तो वो रिएक्ट करेगा। तो दोनों की अगर मोलर रेशो आइडियल है तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, लास्टली केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से मुराद है कि वो जो कैरियर है वो कैरियर अदर देन अटैचिंग द एंजाइम और कैसी प्रॉपर्टी रखता है, किस तरह की फंक्शनल ग्रुप उसमें और ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी रिएक्शन को जो कि एंजाइम एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहा है उसको मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन काफ़ी मैटर करती है। आपका पॉलीमर इनर्ट होना चाहिए किसी और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी हो कि वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है तो वो एंजाइम के साथ करे, अदर देन एंजाइम वो रिएक्शन प्रोसीड ना करे, तो फिर वो कैरियर बाइंडिंग सक्सेसफुल होगी। अच्छा, जैसे ही हम, क्योंकि हाइड्रोफिलिक को मैंने आपको बताया कि बाइंड करना होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप ने रिएक्शन करना होता है एक सॉलिड स्पोर्ट के साथ, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे ही रेशो ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स बढ़ना शुरू हो जाती है तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो कि बाइंड हो चुके होते हैं ऑन अ स्पोर्ट वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और एक्टिविटी ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जितना आपकी हाइड्रोफोबिक स्पोर्ट जो कि कैरियर है उसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम बाउंड करेंगे उनके साथ, और फिर जितने ज़्यादा एंजाइम बाउंड करेंगे उतने फिर एंजाइम की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी उस एक स्पोर्ट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा एंजाइम बाउंड है तो ज़्यादा एक्टिव एंजाइम उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ये आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में ये एक सॉलिड स्पोर्ट है जो कि किसी एक फाइबर पॉलीमर डेक्स्ट्रान पॉलीमर की, काइटोसान पॉलीमर की ये एक स्पोर्ट है। इसके ऊपर हमने लगाया, यानी कि ये काइटोसन स्टाइलेटेड काइटोसन है जो कि फिर हाइड्रोफोबिक हो जाता है, या ये डेक्स्ट्रान जो है वो डेक्स्ट्रान फिर कन्वर्टेड, या पीएलजीए ले लें आप, ये पीएलजीए की एक मेम्ब्रेन है, पॉलीलैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि दोनों हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स का बना हुआ होता है। तो उसमें से हाइड्रोफिलिक ग्रुप यूज होते हैं जब वो एंजाइम को ट्रीट करने के लिए हम रिएक्ट कराते हैं, तो एंजाइम के हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ दिस चेन उसके साथ रिएक्ट करते हैं। एंजाइम के ऊपर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लगा देते हैं ताकि एंजाइम की ये साइड प्रोटेक्ट हो जाए जो कि उसकी एक्टिव साइड है। तो एक्टिव साइड को प्रोटेक्ट करने के बाद हम इसको फिर अदर देन एक्टिव साइड दूसरी साइड से इसको कैरियर के साथ अटैच करा देते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरियर है फॉर इमोबिलाइज्ड एंजाइम वो सारे पॉलीसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स हैं। काइटोसन जैसे मैंने आपको दिया तो उसके डेरिवेटिव्स पॉलीसैकेराइड के डेरिवेटिव्स हैं, जिनमें सारे HPMCs भी शामिल हैं, जिनमें मिथाइल सेलुलोज भी शामिल है, हाइड्रोथाइल सेलुलोज भी शामिल है। तो ऐसे सारे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो जो उसके अलावा फिर डेक्स्ट्रान है या जेल लाइक मटेरियल जितने हैं, जैसे एगारोज जेल है, पॉलीएक्राइलामाइड जेल है, ये जेल्स भी यूज की जाती हैं हमारे एंजाइम्स को इमोबिलाइज करने के लिए। तो ये कुछ हमारे पॉलीमर्स हैं कॉमनली जो कि यूज हम करते हैं, और फिर कॉमनली हम उनके हाइड्रोफिलिक रेशियो जितनी ज़्यादा होती है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं उतनी हम इसकी ज़्यादा इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो 3 मैकेनिज्म फिर हमने आइसोलेट किए हुए हैं जिनकी बेस के ऊपर हम एक कैरियर बाइंडिंग करते हैं। तो उन मैकेनिज्म में से जो एक है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, कि एक एंजाइम कोई रिएक्शन नहीं किया, वो भी जेल लाइक थी आपकी, जैसे पॉलीक्रामाइड जेल है तो प्रोटीन भी जेल लाइक होती है, तो ये जेल की एबिलिटी है कि वो आपस में वांडरवाल फोर्सेस से अटैच हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके एक एडहेसिव बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अटैच हुए हैं और इस वजह से उन्होंने आपस में एक एडहेसिव बॉन्ड बना लिया, इसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इनिशिएट कर सकते हैं एक रिएक्शन जिसमें उनमें कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाए और शेयर होकर एक बॉन्ड बन जाए जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो कोवलेंट बाइंडिंग हो जाएगी, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकें कंप्लीटली परमानेंटली, तो उसको हम उसकी आयनिक बाइंडिंग कहेंगे। तो
आइदर ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, आयनिक बाइंडिंग और कोवलेंट बाइंडिंग हम यूज कर सकते हैं एज अ टेक्निक फॉर कैरियर बाइंडिंग। अच्छा, दूसरा मेथड जो है, क्विकली हम इसको भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड जो है उस क्रॉस लिंकिंग कहलाता है। क्रॉस लिंकिंग में हमने कहा है कि हम प्रोटीन्स को आपस में इंटरमालिक्यूलर लेवल पे अटैच करा देते हैं, यानी कि इंटरमालिक्यूलरली एक प्रोटीन का मालिक्यूल एक दूसरा मालिक्यूल, इनको आपस में हमने अटैच करा दिया। यहाँ पे एक क्रॉस लिंकर लगाया, ये क्रॉस लिंकर लग के आपस में अटैच हो गए। ये इधर से एक और क्रॉस लिंकर लगाया है और इधर हमने एक दूसरा एंजाइम यहाँ पे अटैच कर दिया। तो क्रॉस लिंकिंग में हमने इनको इंटरमालिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन से हमने इनको अटैच कर दिया। तो ये एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन के, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के दरमियान एक क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल अटैच किया जा सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर हम जो मैट्रिक्स हमने जो पॉलीमर लिया है जिसकी हमने कहा है कि हमने इसके साथ एंजाइम अटैच कराना है, वो आपस में अटैच करवा सकता है, उसके साथ हम प्रोटीन को एक अटैच कर सकते हैं। तो आइदर हम प्रोटीन विद अ प्रोटीन अटैच करा दें या फिर हम प्रोटीन को विद अ इनसॉल्युबल स्पोर्ट अटैच करा दें जिसके साथ हम क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं। तो ज्यादा प्रेफरेबल वे ऑफ अटैचिंग जो है वो प्रोटीन का विद अ इनसॉल्युबल स्पोर्ट अटैचमेंट है, इसको हम क्रॉस लिंकिंग कहेंगे। तो ज्यादा बेटर नहीं है कि एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ बाइंड करे, क्योंकि एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ बाइंड करे तो काफी सारा एरिया वो इनएक्टिवेट हो जाएगा जहां पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा बिटवीन टू प्रोटीन्स। तो वो जो दो प्रोटीन्स के दरमियान वो वाला एरिया होगा और वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगी, तो वो बहुत कम सबस्ट्रेट को अटैच करवा सकती हैं। सेकेंडली वो उधर से डी फॉर्म भी हो सकता है जहां से ये, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्टिव साइड उसकी इन्वॉल्व होगी जहां पे वो रिएक्शन होना है। तो जब हम ऐसा कोई रिएक्शन प्रोसीड करते हैं जो जिसमें हम एक क्रॉस लिंकर डालते हैं, तो ये एक एडिशनल चीज है। जो क्रॉस कैरियर बाइंडिंग में हमने कहा, वहां पे हमने कहा कि कैरियर बाइंडिंग में एक कैरियर है और एक एंजाइम है, ये आपस में अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड किया है विच इज अ क्रॉस लिंकर। तो क्रॉस लिंकर वो फिर ऐड करने की वजह से और ये प्रोसेस अडॉप्ट करने की वजह से ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है और फिर इनसफिशिएंट भी कहलाता है। इसलिए इनसफिशिएंट कहलाता है कि कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो दूसरी प्रोटीन, क्रॉस लिंकर तो आपने डाल दिया, तो क्रॉस लिंकिंग में एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन वो ये ख्याल तो नहीं रखेगी कि इसमें कौन सी साइड से मैंने अटैच करना है। तो हमने उसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर लगाया हुआ है तो इनहिबिटर का इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाना, ये भी एक साइड इफेक्ट होगा। तो इनहिबिटर से बाइंड करेगा तो वो जितना क्रॉस लिंकर उसमें यूज होगा, वो जब हम इनहिबिशन खत्म करेंगे तो वो जाया हो जाएगा सारे का सारा। और हो सकता है कि वहां से फिर एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से ब्रेक भी कर जाए, तो एंजाइम भी उसके अंदर अटैच नहीं हुआ होगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फिर कम हो सकती है। एक तो क्योंकि ज्यादा एंजाइम अटैच नहीं हुए होंगे नंबर वन सपोर्ट के साथ, नंबर टू हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पे अटैच कर गया क्रॉस लिंकर, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम था तो इसके बैक पे अटैच नहीं किया, क्रॉस लिंकर इस एज पे अटैच कर दिया, तो एक सबस्ट्रेट जो कि इस तरह ऊपर इसके आता था तो वो नहीं आ सकेगा, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। बहुत छोटे सबस्ट्रेट तो लग जाएंगे लेकिन जो बड़ा सबस्ट्रेट होगा वो इसके ऊपर अटैच नहीं कर सकता, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी भी रिलेटिवली लो हो जाएगी। तो कैरियर बाइंडिंग से ये जरा एक्सपेंसिव है और इनसफिशिएंट टेक्निक है। तो क्रॉस लिंकिंग को अगर हम यूज करें एज अ मेथड टू इनहांस द एंजाइम एक्टिविटी और टू इनहांस द एंजाइम बाइंडिंग इन अ कैरियर बाइंडिंग प्रोसीजर, तो फिर ये उससे सुपीरियर हो जाएगी कैरियर बाइंडिंग से। तो क्रॉस लिंकिंग अलॉन्ग विद अ कैरियर बाइंडिंग ये सुपीरियर मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये फिर जो कैरियर बाइंडिंग में एंजाइम का एक बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड सफिशिएंट अगर नहीं था उसको विदस्टैंड कराने के लिए, तो ये उसको सॉलिडिफाई कर देगा, ये उस बॉन्ड को ज्यादा होल्ड करा देगा, परमानेंट कर देगा, तो परमानेंट बॉन्ड बना देगा। तो यही अगला भी मेथड हमने पढ़ना है क्रॉस लिंकिंग, उसमें भी इनहांस कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी को भी। तो नॉर्मली हम फिर इसका मतलब है क्रॉस लिंकिंग एक सेपरेट प्रोसेस ना हुआ इमोबिलाइजेशन का, सेपरेट प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है, तो क्रॉस लिंकिंग को फिर हम एज अ मीन ऑफ स्टेबलाइजिंग यूज करते हैं। जहां पे हमने कैरियर बाइंडिंग अगर फॉर एग्जांपल की है तो उसमें एंजाइम एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, तो वो एब्जॉर्प्शन किसी वक्त भी खत्म हो सकती है जब आप उसको किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रख देंगे जिसमें वो एब्जॉर्प्शन अब स्पोर्ट या एंजाइम वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, तो जब वो नहीं कर रहे होंगे तो उस वक्त वो उसके ऊपर से सेपरेट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि फिर हम कैरियर बाइंडिंग क्रॉस लिंकिंग जो है वो कैरियर बाइंडिंग की जो एब्जॉर्प्शन की वजह से हमने की हुई थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं।
और इसी तरह से अगर हमने वो पॉलीएक्राइलेमाइड जेल के अंदर रखा हुआ था तो वो एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एंजाइम भी उस पोर्स के अंदर से बाहर लीक करना शुरू होता है। तो वो पॉलीएक्राइल अगर हम क्रॉस लिंक कर देंगे उसको पॉलीएक्राइलेमाइड जेल के साथ, तो वो फिर उसमें से पॉलीएक्राइलेमाइड जेल में से लीकेज नहीं होगी। तो एंजाइम फिर एज अ स्टेबलाइजिंग, क्रॉस लिंकिंग जो है वो फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज की जा रही है, और उसकी लीकेज को जो कि जिसके साथ हमने कैरियर के साथ बाइंड किया है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया वो मेथड ये तो स्टेबलाइजिंग का है। नॉर्मली क्रॉस लिंकिंग ये होती है कि जैसे ये एक एंजाइम है तो इसके साथ हमने एक क्रॉस लिंकर डाला, तो क्रॉस लिंकर ने इसको यहाँ पे अटैच करा दिया। जैसे ये डिफरेंट क्रॉस लिंकर ऐड किए तो उन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स को आपस में अटैच करा दिया। तो कॉमनली यूज क्रॉस लिंकर जो है वो ग्लूटाराल्डिहाइड है, या हम कोई भी परऑक्साइड इस तरह के मटेरियल ले सकते हैं जो कि क्रॉस लिंकर होते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि एक सीवियर रिएक्शन है। सीवियर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है क्रॉस लिंकिंग में। क्रॉस लिंकर जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर के ऊपर और हीट के ऊपर काम करता है, तो इसलिए सीवियर कंडीशंस हैं 250 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हमें लेके जाना पड़ जाता है रिएक्शन की कंडीशन को। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं तो इसमें एंजाइम के डिग्रेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव पार्ट को इतना ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर जो है ज़्यादा टेम्परेचर वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। तो क्रॉस लिंकिंग को बड़ी केयर से यूज़ करना पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉस लिंकर बहुत केयरफुली ऐड करनी पड़ती है, और रिएक्शन किस इन्वायरमेंट में प्रोसीड किया जा रहा है उसको भी बड़ी केयर से। जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड की एक एग्जांपल दी, तो ग्लूटाराल्डिहाइड माइल्ड कंडीशंस के अंदर क्रॉस लिंकिंग करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लूटाराल्डिहाइड लिखा है। तो ग्लूटाराल्डिहाइड अगर आप 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करवाएंगे 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इजीली क्रॉस लिंकिंग कर सकता है। तो क्रॉस लिंकिंग से फिर वो क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर नहीं होगा, इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होगी, तो फिर ये हम उसकी लॉस ऑफ एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर इसमें लॉस ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर से हम एक मेथड, तीसरा मेथड जो कि इंट्रैपमेंट है, वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। वो भी हमारा नॉर्मली पिछले सेमेस्टर के कोर्स से रेलिवेंट है, जो हमने पॉलीमर से पढ़ा हुआ है, या माइक्रो इनकैप्सुलेशन हमने पॉलीमर के बाद एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ी हुई थी, या मैट्रिक्स हमने उसके तौर पे पढ़ा हुआ था, तो उनसे वो भी मिलता जुलता है। तो जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।